लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पढ़ रहे हैं देवेश पत सारिया की कविताएं। देवेश के अपने शब्दों में कविता मेरे लिए अपने भीतर के उस बच्चे को स्वर देने का प्लेटफॉर्म है जिसने एक अलग थलग दार्शनिक सा बचपन जिया। समय के साथ मेरी कविता की यात्रा में कुछ अजनबी गलियों में भटकना भी शामिल हुआ है। मेरी कविता में इस भटकने का प्रभाव साहित्य के अध्ययन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी जगह जहां मेरी उपस्थिति कोई हस्तक्षेप ना करती हो, वहां से हम अंजुरी भर द्रव्य लेकर आए और कविता के निर्माण में वह काम आए। चित्रकारी जैसी कला जहां मैं मात्र दर्शक बने रहकर संतुष्ट हूं, वहां मात्र दर्शक बने रहना भी मेरी कविता को पुष्ट करता है। यात्राएं मुझे हर बार एक नई जमीन देती हैं। कविता लिखने के मेरे कुछ पसंदीदा विषय हैं, पर इन दिनों मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर की कविता लिखने में प्रयासरत हूं। प्रयोग करते रहना जरूरी है। वे कितने सार्थक होते हैं यह मेरी चिंता नहीं है। आज पढ़ रहे हैं उनकी कविताएं। तारबंदी। जालियों के छेद इतने बड़े तो हों ही कि एक ओर की जमीन में उगी घास का दूसरा सिरा छेद से पार होकर सांस ले सके दूजी हवा में। तारों की इतनी भर रखना ऊंचाई कि हिबिस्कस के फूल गिराते रहें पराग कण दोनों की जमीन पर। ठीक है तुम अलग हो, पर खून बहाने के बारे में सोचना भी मत। बल्कि अगर चोटिल दिखे कोई उस ओर भी, तो देर न करना रुई का बंडल और मरहम उसकी तरफ फेंकने में। बहुत कसकर मत बांधना तारों को, यदि खोलना पड़े उन्हें कभी तो किसी के चोट न लगे गांठों की जकड़न सुलझाते हुए। दोनों सरहदों के बीच नो मैन्स लैंड की बनिस्बत बनाना एवरीवन्स लैंड और बढ़ाते जाना उसका दायरा। धर्म में मत बांधना ईश्वर को, नेक नियत को मान लेना रब, भेजना सकारात्मक तरंगों के तोहफे। बाज वक्त ताराबंदी के आर पार आवाजाही करती रहने पाए सबसे नर्म दुआएं। अब पढ़ रहे हैं उनकी दूसरी कविता, महामृत्यु में अनुनाद। महामारी के दौरान भी हो रहे होंगे निषेचन। बच्चे जो सामान्य परिस्थितियों में गर्भ में ना आते, आएंगे इस दुनिया में कठिन काल में प्रेम के दस्तावेज बनकर। बड़े होने पर वही बच्चे किंवदंती की तरह सुनेंगे इस महामारी के बारे में और विश्वास नहीं करेंगे इस पर। आज की काली सच्चाई का किंवदंती हो जाना गहराता जाएगा आने वाली पीढ़ियों के साथ। जैसे हम में से बहुत मिथक समझते थे प्लेग की महामारी को, जो लौटती रही अलग अलग सदियों में अलग अलग देशों में, उजाड़ती रही सभ्यताओं के अंश। पौराणिक गल्प समानते थे हम अकाल में भुखमरी से मरे लोगों को, येलो फीवर या ब्लैक डेथ को। महामारी के दौरान मरे लोग सिर्फ एक संख्या होते हैं, जैसे होते हैं युद्ध में मरे लोग, और हमेशा कम होता है आधिकारिक आंकड़ा। कोई नहीं याद रखता कि उनमें से कितने कलाकार थे, कितने चित्रकार, कितने कवि। कौन सी अगली कविता लिखना या अगला चित्र बनाना चाहते थे वे। व्यापारी कितना और कमाना चाहते थे,
कितने जहाजी अभी घर नहीं लौटे थे, कौन कौन समुद्र में किसी अज्ञात निर्देशांक पर मारा गया, कितने बुजुर्ग अभी जीने की जिद नहीं छोड़ना चाहते थे, कितने शादीशुदा जोड़ों की सेज पर अभी आकाश से टपक रहा था शहद, कितने नवजात बच्चों ने अभी नहीं चखा था मां के दूध के अलावा कुछ और। इनमें से कितने गिने भी नहीं गए आधिकारिक आंकड़ों में सरकारों हुक्मरानों के मुताबिक सदियों बाद भी जिंदा होना चाहिए उन्हें। महामारी से या महामारी के कुछ दशक बाद मरकर हम में से प्रत्येक संख्या में एक का इजाफा करेगा। भीड़ का हिस्सा या भीड़ से अलग खुद को मानते रहने वाले हम गिनती में सिर्फ एक मनुष्य होते हैं। हम में से अधिकांश कभी गुमनाम मरेंगे, और यदि जी पाई हमारी कोई कविता, कोई पंक्ति, भविष्य में उसे उद्धृत करते हुए कोई इतना भर कहेगा, किसी कवि ने कहा था, कहीं ना कहीं इस समय लिखी जा रही सभी रचनाओं में निहित है विषाणु, पलायन, अवसाद, एकात्मकता। अंधकार की सभी कविताएं जो फिलहाल बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं, अपने बिंबों की विस्तृत परिभाषाएं मांगेंगी भविष्य में किंवदंती का पुष्ट अपुष्ट आधार बनेंगे। किसी कवि में समाहित सभी कवियों आओ खड़े होते हैं। महामारी से बचने को अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए एक नहीं 3-3 मीटर दूर घरों में यह मान लेते हैं, एक आभासी दुनिया में ठहरे हुए काल्पनिक घेरे, और बारी बारी गाते हैं प्लेग और अकाल आदि में मर गए पुरखों के स्मृति गीत, सुनाते हैं उनकी कविताएं। उसके बाद उम्मीद भरी संवेद हंसी हंसते हैं, ठहाकों का अनुनाद एक कालजयी कविता है। नमस्कार।